हाय दोस्तों, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स का विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमारी 5 क्लासें हो चुकी हैं और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था धारा घनत्व और अपवहन वेग के बीच में संबंध। अब हम ये चीज़ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो वी डी बराबर में आया था ई कैपिटल ई अपॉन में एम इंटू में टो, ये अपने पास क्या आ गया था? अपवहन वेग आ गया था। अपवहन वेग, उसके बाद हम लोगों ने एक पढ़ लिया था धारा और अपवहन वेग में संबंध। धारा और अपवहन वेग में संबंध हमने पढ़ा था I बराबर में एन ए ई और वी डी। क्लियर है? यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोगों को इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमको एक नया टॉपिक पढ़ना है जो कि है तो अपवहन वेग से रिलेटेड ही। हमको पढ़ना है औसत माध्य मुक्त पथ। औसत माध्य मुक्त पथ क्या होता है? आप लोगों को पता है जो चालक होता है ना, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो यादृच्छिक गति कर रहे होते हैं। जब आप बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं तो एक निश्चित दिशा में गति करने लग जाते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्करें हो रही होती हैं। तो इन टक्करों के बीच में मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से यहाँ टकराया, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ चलकर गया, तो इस दौरान जो उसने रास्ता तय किया है उस रास्ते की जो औसत लंबाई है वो कहलाती है औसत माध्य मुक्त पथ। क्या कहलाती है? औसत माध्य मुक्त पथ। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं औसत माध्य मुक्त पथ की। औसत माध्य मुक्त पथ लिख दो, चाहे आप लोग औसत मुक्त पथ भी लिख सकते हो खाली। औसत मुक्त पथ। अब लिखते हैं बेटा, किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा दो किरमागत टक्करों के मध्य किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा दो किरमागत टक्करों के मध्य तय किया गया औसत पथ कोमा माध्य मुक्त पथ या औसत मुक्त पथ कहलाता है। अब वैसे तो ये नहीं पूछा जाता है नॉर्मली, लेकिन अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो उसके लिए हम लोगों को ये थोड़ा सा पढ़ना है। तो औसत माध्य मुक्त पथ अगर हम लैम्बडा से लिखें, वास्तव में ये हो क्या गया, इस टक्कर के बाद जो दूसरी टक्कर दी है हुई है दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में, ये वाली जो पथ की लंबाई है वो जो है माध्य मुक्त पथ है। उसको अगर हम वैसे समझें तो वास्तव में ये है क्या? एक दूरी। तो आप लोगों को पता है चाल बराबर में क्या होता है बेटा? दूरी बटे समय। अगर आप लोगों को दूरी निकालनी हो तो चाल गुणा समय निकाल लेंगे। तो बताइए क्या आया बेटा? अगर आपको दूरी बराबर में चाल गुणा समय, तो दूरी लैम्बडा अगर माध्य मुक्त पथ मानूं मैं, तो बताइए चाल गुणा समय था, तो चाल हमारे पास कितनी थी? वी डी, और समय क्या मान रहे थे हम? तो मान रहे थे। तो बताइए लैम्बडा बराबर में वी डी का मान कितना आया था? आप लोगों को पता है, चूंकि वी डी बराबर में हमारे पास आ रहा था ई कैपिटल ई अपॉन में एम इंटू में टो। तो वी डी का मान आया हमारे पास ई कैपिटल ई अपॉन में स्मॉल एम टो इंटू में क्या आया? टो। तो माध्य जो मुक्त पथ है वो आ जाएगा ई कैपिटल ई अपॉन में एम इंटू में टो का स्क्वायर।
ठीक है। तो अगर आप लोगों को कभी भी औसत मुक्त पथ निकालना हो या माध्य मुक्त पथ निकालना हो तो आप लोग क्या करेंगे, अगर उसकी परिभाषा दिखनी हो तो दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया जो पथ है उसका औसत क्या कहलाता है बेटा, औसत मुक्त पथ या माध्य मुक्त पथ कहलाता है। वास्तव में ये है क्या, एक दूरी लैम्बडा बराबर में जो है चाल गुणा समय, तो वीडी इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग है, ये समय आ गया। तो बताइए ये क्या आ जाएगा बेटा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जो टो है इसको विश्रांति काल भी बोल देते हैं, दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगा समय। तो बताइए ये आ जाएगा ई क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश, ई क्या है, ये कैपिटल ई क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये टो इंटू टो करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ई कैपिटल ई अपॉन में एम इंटू में टो स्क्वायर। तो आप लोगों को ये वाला सूत्र याद रखना है, औसत मुक्त पथ का या माध्य मुक्त पथ का जो सूत्र आता है वो आता है ये वाला। क्लियर है। अब आप लोगों को ये वाला उतारना है, ठीक है, तो आप इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोगों को इसी को आगे बढ़ाते हुए एक लास्ट अपवहन वेग से रिलेटेड एक टॉपिक है उसको पढ़ना है भैया, ठीक है। अब वो क्या है, अगर हम लोगों को, हमने धारा के लिए पढ़ लिया था, धारा के लिए हम पढ़ चुके हैं, तो अब आप लोग अगर एक चीज और पढ़ें, धारा घनत्व तथा चालकता के मध्य संबंध, धारा घनत्व तथा चालकता के मध्य संबंध, ठीक है। अब आप लोगों को पता है ही सही, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आपको पता है कि जो J बराबर में है वो आपका आता है I अपॉन में A, बताओ आता है कि नहीं आता, ठीक। अब आपको ये भी पता है चूंकि I बराबर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं N A E और BD। N क्या है यहाँ पर, चालक के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग है, ठीक है। तो बताइए बेटा, दिस इंप्लाइज J बराबर में I का मान N A E और VD अपॉन में ये क्या लिख सकता हूं बेटा, E। अब बताइए बेटा, तो J बराबर में A से A कट जाएगा तो N E और ये क्या आ गया आपके पास, V सफिक्स में D आ गया, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। अब आपको ये भी पता है, परंतु आपको VD बराबर में कितना आया था, E कैपिटल E अपॉन में M इंटू में टो, ठीक है। अब बताइए बेटा, इसको आप आगे लिखें तो बताइए J बराबर में कितना आ जाएगा, N E और VD का मान अगर मैं लिखना चाहूं तो E कैपिटल E अपॉन में M इंटू में टो, तो J बराबर में क्या आ जाएगा, N E स्क्वायर कैपिटल E अपॉन में M इंटू में टो, ठीक है। अब बताइए बेटा, J बराबर में जो ये है ना N E स्क्वायर टो अपॉन में M, ठीक है। J बराबर में, इसको मैंने उसी को थोड़ा सही तरीके से जमा दिया है, N E स्क्वायर कैपिटल E अपॉन में M इंटू में टो, तो J बराबर में N E स्क्वायर टो अपॉन में M। अब देखिए बेटा, J बराबर में हम लिखते हैं सिग्मा E, सिग्मा E, जहां जो सिग्मा बराबर है वो आता है N E स्क्वायर अपॉन में M इंटू में टो, बराबर में इसको बोलते हैं चालकता, क्या बोलते हैं, चालकता। अब अगर आप लोगों को कभी ऐसा हो किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दे
और औसत विश्रांति काल भी आप लोगों को दे दें, तब आप लोगों से पूछे उसकी चालकता, तो चालकता का ये सूत्र है Ne² m इंटू टॉ। टॉ है दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय, m है इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, n है चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है यहाँ पर आवेश किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है बेटा, अगर आप इसको सदिश रूप में लिखें, जैसे ये चालकता है Ne² τ/m, अगर आप लोगों को चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, और आपको औसत जो विश्रांति काल है वो दे दे, तब आप लोगों से चालकता पूछे तो आप लोग इस सूत्र से देखेंगे। ठीक है, तो J बराबर में ये सिग्मा E आ गया। अगर आप इसको लिखना चाहें सदिश रूप में लिखना चाहें, सदिश रूप में, तो J वेक्टर बराबर में सिग्मा E वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसे ओम के नियम का, ओम के नियम का सदिश रूप कहते हैं, इसे ओम के नियम का सदिश रूप कहते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन आ जाए, जो कि एक बार राजस्थान बोर्ड में आ गया था कि ओम के नियम का सदिश रूप समझाइए, तो आप लोगों को ये हेडिंग नहीं डालनी है, आप लोगों को जो है यहां से स्टार्ट करना है और यहां पहुंचकर बोलना है कि इसे ओम के नियम का सदिश रूप कहते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।